हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे दो लॉ की जो कि हमारे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड होने वाले हैं। इसके पहले हम जो केमिकल काइनेटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है उसका थोड़ा सा रिकेप लेते हैं, फिर हम आते हैं लेक्चर नंबर 3 पर और इसमें हम जो दो लॉ पढ़ने वाले हैं उनकी बात हम करेंगे। तो हमने जो लेक्चर नंबर 1 था केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो वो केमिकल चेंज एक रेट के थ्रू होगा। उस केमिकल चेंज की एक रेट होगी, एक पर्टिकुलर रेट होगी जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की जो प्रक्रिया रहेगी, जो केमिकल चेंज रहेगा, इसकी एक स्पेसिफिक रेट रहेगी जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा और इसे हमने एक एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया था। उसके बाद में हमने जो लेक्चर नंबर 2 पढ़ा उसमें कुछ फैक्टर्स पढ़े जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को, इस केमिकल चेंज को जो अफेक्टेड करते हैं। जो ये केमिकल चेंज हो रहा है जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस केमिकल चेंज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी बातें हमने लेक्चर नंबर 2 में करी। और ये जो लेक्चर नंबर 2 था इसमें हमने इन फैक्टर्स में से एक फैक्टर पढ़ा था जिसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। और उसी फैक्टर की हम यहाँ पे बात क्यों करेंगे उसके भी हम आपको रीजन बताएंगे। और वो फैक्टर्स कौन सा था? तो वो फैक्टर्स था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शंस को किस तरह से अफेक्टेड करता है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जितना ज्यादा किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहेगा उस केमिकल रिएक्शंस की रेट उतनी ज्यादा रहेगी। यानी कि कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हमने सिर्फ और सिर्फ बात रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की ही क्यों करी? हमने तो वहां पे 7-8 फैक्टर पढ़े थे, उनकी बात हमने क्यों नहीं करी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही क्यों बात करी? और इस लेक्चर में हमने ये क्यों बात करी इसकी भी हम आपको बताएंगे कि इसकी जरूरत हमें यहाँ पे क्यों पड़ी, इसकी चर्चा करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखिए कि हमने कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे। हमने वहां पे टेम्परेचर पढ़ा था, हमने प्रेशर पढ़ा था, हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, हमने सरफेस एरिया पढ़ा था। यानी कि हमने 7-8 फैक्टर पढ़े थे। अब ये जो 7-8 फैक्टर पढ़े, इन सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट जब हमें डिटरमाइन करनी हो तब। यानी कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, हम कैटलिस्ट की मात्रा को कांस्टेंट कर सकते हैं, कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर सकते हैं, हम सरफेस एरिया तक भी कांस्टेंट कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी रिएक्शंस अगर हो रही है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस को तो कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो समय के साथ में चेंज होगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं हुआ तो वो केमिकल रिएक्शंस फिर कैसे होगी? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज तो तभी होगा ना जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की बात करनी है। अब अगर मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा, अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो सीधी सी बात है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगा, तभी तो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा और तभी तो हमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ मिलेगा। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उसकी जो केमिकल रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो हम कोई भी एक रैंडम केमिकल रिएक्शन लेके चलते हैं, मान लो ए और बी हमारे दो रिएक्टेंट हो और इससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये इनिशियल जब कंडीशंस थी ए और बी की, या इस रिएक्शन की जब इनिशियल कंडीशन थी, तब ए और बी का हाई कंसंट्रेशंस पर थे, इनका कंसंट्रेशन हाई था। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन हुई, जैसे जैसे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ए और बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता गया। अब ए और बी का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज कर जाएगा तो इस केमिकल रिएक्शंस की रेट भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन जो चेंज आया है समय के साथ में, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज आया है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड हुई है, इसका हमें एक रिलेशंस की जरूरत थी। इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस की आवश्यकता थी। और वो रिलेशन हमें कौन देता है? वो रिलेशन हमें देता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वो रिलेशन हमें देता है।
लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किस किस के बीच में रिलेशन देता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रिलेशन देता है रेट ऑफ रिएक्शंस के बीच में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और किसके बीच में? जो कंसंट्रेशन आपने लिया है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो चेंज आ रहा है, इसके बीच में रिलेशंस कौन देता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो आपको समझ में आया होगा। क्यों पड़ी? क्योंकि समय के साथ में किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस की रेट भी डिक्रीज कर रही थी, और ये केमिकल रिएक्शंस की रेट डिक्रीज होने की वजह से हम एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे बिना इस रिलेशंस के। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी इन दोनों के बीच में रिलेशंस बनाने की। किन किन के बीच में रिलेशन? रेट ऑफ रिएक्शन और जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो चेंज कंसंट्रेशन है, उनके बीच में रिलेशन बनाने की। और वो रिलेशन हमें कौन देता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था गुलबर्ग एंड वागे ने, गुलबर्ग एंड वागे, ये दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने ये लॉ दिया था। कब दिया था? इन्होंने ये दिया था 1863 में ये लॉ दिया था, जो कि एक रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शंस और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उनके बीच में। अब ये लॉ क्या बोलता है? तो ये लॉ बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट रहेगी, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट रहेगी, वो केमिकल रिएक्शंस की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उसके जो रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मास के, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और किसका एक्टिव मास? रिएक्टेंट सब्सटेंस का, रिएक्टेंट सब्सटेंस, रिएक्टेंट सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगी किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट। अब एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, या इसे आप बोल सकते हो मोलर, मोलर कंसंट्रेशन। अब एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? तो इसे समझिए। तो किसी भी यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है। मान लो कि कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट का आपने एक यूनिट वॉल्यूम लिया, उस यूनिट वॉल्यूम में उस रिएक्टेंट सब्सटेंस के कितने मोल प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्टिव मास। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज्यादा एक्टिव मास रहेगा, और जितना ज्यादा एक्टिव मास रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लो आपके पास में दो कोई सब्सटेंस है, मान लो दो कोई यूनिट वॉल्यूम के कोई क्यूब है, कोई बीकर है, कोई कंटेनर हो सकते हैं, वो दोनों यूनिट वॉल्यूम के, और उसमें आपके पास में दो तरह के सब्सटेंस रखे हुए हैं, दो तरह के सब्सटेंस रखे हुए हैं, जिसमें से एक सब्सटेंस का जो मोल है वो 5 मोल है, दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो सेम वॉल्यूम है, एक कंटेनर में 5 मोल है, एक कंटेनर में 6 मोल है। अब किसका रेट ऑफ रिएक्शन, और कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन दोनों कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कौन से कंटेनर में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा? सीधी सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा रहेंगे एक्टिव मास उतना ज्यादा रहेगा, और एक्टिव मास जितना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा रहेगी। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट रहेंगे उन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि दिया था गुलबर्ग एम वागे ने 1863 में। तो ये आपको समझ में आया है यहाँ से लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में गुलबर्ग एम वागे ने एक एक्सप्रेशन दिया, और उस एक्सप्रेशन में इन्होंने हमें क्या बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या हो सकती है। तो चलिए देखिए कि हम एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करके चलते हैं। मान लो एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो वही हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें कोई रिएक्टेंट ए है, कोई रिएक्टेंट बी है, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या रहेगी इस रिएक्शंस के लिए? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी, रेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी इन रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशंस के। मोलर कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट आपने लिए हैं उन दोनों रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन। और जब ये रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट के बोलते हैं या रेट कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपकी कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी गुलबर्ग एम वागे के अकॉर्डिंग। अब अगर मान लो इनमें कोई स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो हो या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, मान लो इन रिएक्शंस में मान लो कि ए के जो थे A मोल थे, स्मॉल a मोल थे, और B के जो थे वो स्मॉल b मोल थे, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इनके अकॉर्डिंग कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे मोलर जो कंसंट्रेशन लिया उनकी पावर में, यानी A की जो पावर हो जाएगी वो A हो जाएगी और B की पावर हो जाएगी स्मॉल b, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल a पावर में और यहाँ हो जाएगा स्मॉल b। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहाँ पे लिखते हैं, पावर में लिखते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेशन बताता है। किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शंस और जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, उनके बीच में एक रिलेशन बताता है। लेकिन ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हर रिएक्शंस पर लागू नहीं हुआ। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब कुछ रिएक्शंस की जब वैल्यू इसमें पुट की गई, इस एक्सप्रेशन में जब पुट की गई, तो उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस थी वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आई, कुछ और रेट ऑफ रिएक्शन आई, कुछ और उसकी जो केमिकल चेंज की वैल्यू आई थी वो कुछ और मिली। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था ये हर रिएक्शंस पर लागू नहीं हो रहा था, यही इसका ड्रॉबैक था। और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक और नया लॉ लाया गया और उस लॉ को क्या बोलते हैं, हम रेट लॉ बोलते हैं। और ये किस तरह की केमिकल रिएक्शंस पर लागू नहीं हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शंस पर लागू नहीं हो रहा था और किस तरह से लागू नहीं हो रहा था, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। मान लो एक कोई केमिकल हम रिएक्शन लेते हैं जिसपे ये लॉ ऑफ मास एक्शन लागू नहीं होता है। तो देखिए एक केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें हम लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी रिएक्शन जब हम फ्लोरीन के साथ करवाते हैं, F2 के साथ करवाते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है वो हमें मिलता है NO2F। ये एक रिएक्शन होती है। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था इसके अकॉर्डिंग इसका जो रेट था क्या होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू होना चाहिए के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इसका कंसंट्रेशन यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन NO2 और पावर में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होना चाहिए था, और जो फ्लोरीन है उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए था F2 और पावर 1 है तो कोई लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है। ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए था इस रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इस रिएक्शंस का जो एक्चुअली जो रेट रहता है वो रेट एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिकली जो देखा गया, प्रैक्टिकली जो इसका रेट डिटरमाइन हुआ है लेबोरेटरी में, वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F2, यानी कि यहाँ पे जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर जो पावर आनी चाहिए थी वो पावर नहीं आई, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं आई, प्रैक्टिकली ये वैल्यू मिली हमें इसके अकॉर्डिंग, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कुछ और वैल्यू मिली। तो ये ड्रॉबैक था लॉ ऑफ मास एक्शन का कि ये हर तरह की रिएक्शंस पर लागू नहीं हो रहा था। या हम यूँ बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें जो एक्सप्रेशन मिला था, जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, उस एक्सप्रेशंस की मदद से हर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता था। इसलिए हमें एक नए लॉ की जरूरत पड़ी और उस लॉ का क्या नाम था, रेट लो। अब रेट लो क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। समझ आ रहा है ना, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, वरना आप कहेंगे कि ये क्या पढ़ाने बैठ गए, क्योंकि
कि ये केमिकल काइनेटिक्स अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स में भी कुछ आपको लॉ पढ़ने पड़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड लॉ पढ़ने पड़ेंगे। वहां से यहाँ से आपको अगर ये दो लॉ समझ में आ गए तो इसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेट लॉ की, कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ, तो रेट लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो रेट लॉ की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो हर रिएक्शन पर लागू नहीं हो रहा था, और हर रिएक्शन पर लागू नहीं हो रहा था इसलिए हमें हर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो डिटरमाइन नहीं हो रही थी। तो हमें एक नए लॉ की जरूरत पड़ी जिसका नाम है रेट लो। अब रेट लो क्या बोलता है? रेट लो ये बोलता है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शंस की जो रेट रहेगी, उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट रहेगी, उस केमिकल रिएक्शंस की रेट को एक सिंगल एक्सप्रेशंस की मदद से कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक सिंगल एक्सप्रेशंस की मदद से हम ये नहीं बता सकते कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है इसमें कितनी दर से या कितनी रेट से जो चेंज आया है, या इस केमिकल रिएक्शंस की रेट कितनी रही, इसे हम एक एक्सप्रेशंस के थ्रू कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि हम थ्योरेटिकली ये नहीं बता सकते किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट। उसके लिए हमें अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट बतानी है किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा लेबोरेटरी में। प्रैक्टिकल के बाद ही हमें किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट पता चलेगी। तो ये रेट लॉ ने अपना एक्सप्रेशन दिया, एक एक्सप्रेशन दिया, और वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था। एक्सप्रेशन देखिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इनकी जो पावर रहेगी वो पावर रहेगी m एंड n। और m एंड n की वैल्यू कहां से मिलेगी? ये वैल्यू आपको मिलेगी प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली वैल्यू आपको मिलेगी m n l की। अब ये जो m प्लस n है, ये m प्लस n है, ये m प्लस n a प्लस b के भी इक्वल हो सकता है। a प्लस b क्या था? a प्लस b जो आपने अभी लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखा था वही रिएक्शन आप लिख लीजिए यहाँ पे, और कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था रेट? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट था, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर स्मॉल b। तो ये जो a और b, जो a प्लस b था, इनकी वैल्यू और m प्लस n की वैल्यू ये इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कौन बोलता है? रेट लॉ बोलता है। हर बार इन दोनों की वैल्यू सेम हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा इन दोनों की वैल्यू आपको एक जैसी मिले ये जरूरी नहीं है लॉ ऑफ रेट लॉ के अकॉर्डिंग। और ये जो m प्लस n की वैल्यू आपको मिलेगी, ये m प्लस n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये आपको हमेशा प्रैक्टिकली वैल्यू मिलेगी। और ये जो m प्लस n की वैल्यू आपको मिलेगी, यहीं से आया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितनी वैल्यू रहेगी, m प्लस n की जितनी वैल्यू रहेगी, उसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर रहेगा। मान लो m प्लस n की वैल्यू 1 रहेगी, तो उस रिएक्शंस का जो ऑर्डर रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी। m प्लस n की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो उस रिएक्शंस का जो ऑर्डर रहेगा वो 2 रहेगा। m प्लस n की वैल्यू 3 रहेगी तो उस रिएक्शंस का ऑर्डर 3 रहेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का टर्म कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमें रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ हमें बस इतना सा बोलता है कि कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शंस की रेट को हम थ्योरेटिकली कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक सिंगल इक्वेशंस की मदद से, हम सिर्फ एक इक्वेशंस को देख के या एक एक्सप्रेशंस की मदद से हम ये नहीं बता पाएंगे कि कोई अगर केमिकल चेंज आया है तो वो किस रेट से केमिकल चेंज आया है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, और वहीं से आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो हुई है ये किस ऑर्डर की है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, या सूडो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन किसे बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन किसे बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन किसे बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से समझ में आया होगा।
कि हमें ये जो दो लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें किस तरह से अगर कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर किस तरह से अफेक्टेड पड़ता है, और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड करता है तो उसका जो कोरिलेशन रहा, हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें नहीं बता पाया था कुछ रिएक्शंस का रेट, उसके लिए हमने फिर रेट लॉ पढ़ा। रेट लॉ क्या बोलता है हमें कि अगर कोई केमिकल चेंज आ रहा है तो उसे आप थ्योरेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत पड़ेगी। और इस रेट लॉ के बाद ही आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हमें देता है m+n की वैल्यू। और ये m+n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये m+n की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मिलेगी। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिन्हें ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने की जरूरत है। आपको लगता है कि मेरे दोस्त का इससे भला हो सकता है तो उसके साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।